नमस्कार, आप देख रहे हैं कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। पश्चिम एशिया की आग अब कूटनीति के उन गलियारों तक पहुंच गई है जहां से महायुद्ध की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एक तरफ दुनिया के नक्शे पर ईरान का वो दहाड़ता हुआ मैसेज है कि खामनेई अभी जिंदा है, तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो पुराना परमाणु डर जो उन्हें सोने नहीं दे रहा। इस महासंग्राम में डिप्लोमेसी का एक चैप्टर भारत का अमृतसर भी बना। ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जियायेनिया ने स्वर्ण मंदिर में नतमस्तक होकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने सिखों की सर्वोच्च संस्था SGPC के अध्यक्ष और अकाल तख्त के जत्थेदार को सीधा न्योता दिया है। 12 अप्रैल को आप दिल्ली आइए और खामनेई की शहादत के 40वें दिन के गवाह बनिए। ईरान ने भारत की धरती से यह संदेश दिया है कि शहादत कभी मरती नहीं और 5000 साल पुराने भारत ईरान के रिश्तों को कोई ट्रंप या नेतन्याहू तोड़ नहीं सकते। लेकिन इस प्रार्थना के पीछे बारूद की वो गंध है जिसने वॉशिंगटन को हिला दिया है। ईरानी प्रतिनिधि ने अमृतसर से दहाड़ते हुए कहा, जो ट्रंप दिन में ईरान को मिटाने की धमकी देते हैं वो रात में युद्ध रोकने की भीख मांगते हैं। ईरान ने अमेरिका को 10 शर्तें और 10 दिन की मोहलत दी। अल्टीमेटम साफ है, अगर 10 दिन में शर्तें नहीं मानी तो 11वें दिन अमेरिका और इजराइल पर 100 गुना ज्यादा मिसाइल बरसेंगी। पर असली पेंच तो फंसा है परमाणु बम पर। ट्रंप के पिछले 20 बयानों में एक बात कॉमन है, नो न्यूक्लियर डस्ट। ट्रंप को डर है सीज फायर की आड़ में ईरान ने वो इस्लामिक बम तैयार कर लिया है क्या, जिसे वेपन ग्रेड बनाने में अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं। IAEA की वो रिपोर्ट और स्पेस फोर्स की निगरानी चीख कर कह रही है कि ईरान के पास ऐसी सीक्रेट साइट्स हैं जहां परमाणु तबाही पक रही है। क्या अमृतसर से दिया गया न्योता और 11वें दिन की धमकी एक ही सिक्के के दो पहलू है? क्या दुनिया एक एटमी धमाके की दहलीज पर खड़ी है? अमृतसर की शहादत वाली डिप्लोमेसी से लेकर ट्रंप के न्यूक्लियर खौफ तक देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या ईरान के परमाणु ब्लैक बॉक्स में फंसा अमेरिका? क्या सीज फायर में न्यूक्लियर पावर बनेगा ईरान? रूस ने क्यों कहा ईरान के पास परमाणु हथियार हैं? क्या ईरानी यूरेनियम पर डाका पड़ने वाला है? इन पहाड़ों के नीचे ईरान की वो ताकत छिपी है जिसे खत्म करने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इन पहाड़ों के नीचे वो छोटे छोटे बॉक्स हैं जो ईरान को ऐसी ताकत बना सकते हैं जिसके बाद अमेरिका उस पर हमला करने से पहले 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेगा। मगर अमेरिका दावा करता है कि सीज फायर की शर्त ही यही है कि अमेरिका को ईरान का संवर्धित यूरेनियम मिलेगा, हर कीमत पर मिलेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यही पोस्ट भी किया। कहा, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होगा, मगर ईरान कहता है संवर्धन हमारा अधिकार है, इसे हासिल करके रहेंगे। दुश्मन को ये समझ लेना चाहिए कि वो ईरान की परमाणु प्रगति को कभी नहीं रोक पाएंगे। हमारी परमाणु क्षमताएं अब एक ऐसी स्थिति पे पहुंच गई हैं जहां कोई भी शक्ति चाहे वो प्रतिबंध हो, कोई कानून हो, धमकी हो या हमले, ये हमारी यूरेनियम संवर्धन के संकल्प को पीछे नहीं ढकेल सकते। ये बयान ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख का है, यानी वो शख्स जो ईरान की न्यूक्लियर ताकत की देखरेख कर रहा है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आई वॉश है या वाकई ईरान के माथे पर न्यूक्लियर पावर का टैग चस्पा हो सकता है? क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सुरक्षा काउंसिल के प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव तो मानते हैं कि अमेरिका के सामने ईरान ने अपने एटमी हथियार का टेस्ट कर लिया है। अब मजाक में ही सही, उन्होंने इस हथियार को हॉर्मुज़ स्ट्रेट बताया, लेकिन न्यूक्लियर वेपन लिखकर दुनिया की धड़कनें जरूर बढ़ा दी और फिर ये लिखा कि यह हथियार काम ही कर रहा है। हालांकि अमेरिका कहता है चाहे कोई भी हो, मेदवेदेव हो, गलीबाफ हो या कोई और, ईरान परमाणु शक्ति हासिल नहीं करेगा। We refuse to give up the right to enrichment. And I thought to myself, you know what? My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane because she and I have an agreement that she's not going to do that because I don't want my wife jumping out of an airplane. We don't really concern ourselves with what they claim they have the right to do. We concern ourselves with what they actually do.
अब जेडी वैंस हो या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप, इनके लिए चिंता की बात इसीलिए है क्योंकि अमेरिका के बैक टू बैक हमलों के बावजूद वो ईरान का एटमी यूरेनियम हासिल नहीं कर पाया। ना तो ग्राउंड ऑपरेशन चला सका, ना ही उसे कब्जे में ले सका। ऊपर से अमेरिकी संसद को दी गई रिपोर्ट ने परेशानी और बढ़ा दी। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट कहती है, बीते एक साल में कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर हुए बदलावों ने ईरान परमाणु मुद्दे को एक नए और अनिश्चित दौर में धकेल दिया है। ईरान कूटनीतिक तौर पर अलग थलग तो पड़ा, लेकिन IAEA की गैर मौजूदगी ने उसके परमाणु कार्यक्रम की प्रगति को एक ब्लैक बॉक्स में तब्दील कर दिया है। रिपोर्ट कहती है, IAEA समेत वैश्विक समुदाय के पास अब ईरान की परमाणु गतिविधियों की सटीक जानकारी का अभाव है। इसीलिए अमेरिका, इजराइल से लेकर यूरोप तक सभी ये कह रहे हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम एटम बम बनने तक नहीं पहुंचना चाहिए। For us, the EU. हमारे लिए, यूरोपीय संघ के लिए, हमारी प्राथमिकता है ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना और उसे अस्थिर करने वाला काम, जिनमें उनका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी शामिल है, उसको समाप्त करना है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री कानून के मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आवाजाही की स्वतंत्रता की गारंटी देना है। अब जहां तक इजराइल का सवाल है तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम नेतन्याहू सरकार के लिए भी गले की फांस बन चुका है। इजराइल के अंदर से आवाज उठने लगी कि जब ईरान का परमाणु प्रोग्राम जिंदा है, 440 किलो के संवर्धित यूरेनियम के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, वो नहीं मिला, तो फिर इस हमले का फायदा किया? इसका नतीजा क्या निकला? This was one of the war's goal. ईरान की परमाणु क्षमता का पता लगाना युद्ध के लक्ष्यों में से एक था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। इजराइल को सतर्क रहना होगा और उसे शुरू से ही इसके लिए योजना बनानी चाहिए थी। अभी जब हम बात कर रहे हैं, ईरान की पहाड़ियों और पहाड़ों में 440 किलोग्राम संवर्धन यूरेनियम छिपा हुआ है और ये वो परिणाम नहीं है जिसकी हमने उम्मीद की थी। This is not. जहाँ तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम का सवाल है, जो अब भी ईरान में छिपा हुआ है, जैसा अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वो संवर्धित यूरेनियम ईरान से पूरी तरह बाहर आएगा, फिर चाहे इसके लिए समझौता करना पड़े या फिर युद्ध को नए सिरे से शुरू करना पड़े। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो हाल इजराइल का है, लगता है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ में अमेरिका है। इसीलिए तो अब खुले तौर पर धमका रहा है, कहता है ईरान को अपना एटमी प्रोग्राम यानी संवर्धित यूरेनियम हमें देना ही होगा। ऐसा नहीं किया तो हम इसे खुद छीन लेंगे। बम बारूद की बरसात होगी, ईरान के पहाड़ों पर बहुत भारी बम गिराएंगे। They will either give it to us, which the president has laid out. They'll give it to us voluntarily. We'll get it. We'll take it out. Or if we have to do something else ourselves, like we did in Midnight Hammer or something like that, we reserve that opportunity. But कहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बातों बातों में ईरान में एक और स्पेशल सीक्रेट ऑपरेशन का जिक्र तो नहीं कर दिया, क्योंकि ईरान पहले कह चुका है कि अमेरिका हमारे यूरेनियम को चुराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन नाकाम रहा। तो क्या अब अमेरिका किसी भी कीमत पर नया ऑपरेशन चलाने वाला है? क्या अमेरिका में एक बार फिर 100 कमांडो मिशन यूरेनियम 2 के लिए एक्टिव हो चुके हैं? वक्त के साथ इसका जवाब भी मिल सकता है। जंग का एक पुराना असूल है, जब दुश्मन को जड़ से मिटाना हो तो फिर उसे थकाने के बाद एक छोटा सा ब्रेक दिया जाता है। पश्चिम एशिया में इस वक्त यही स्ट्रैटेजिक पॉज क्या चल रहा है, ये सवाल है। सीज फायर तो हो गया, लेकिन बारूद की महक अभी भी नहीं गई। ट्रंप की नई थ्योरी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ ऐसा चक्रव्यूह बुन दिया है कि एक बटन दबाते ही आधुनिक सभ्यता का स्विच ऑफ हो सकता है। क्या ये सीज फायर सिर्फ गोला बारूद के स्टॉक को भरने की मोहलत है? क्या अमेरिका ईरान को वाकई स्टोन एज में भेजने की तैयारी कर चुका है? डोनाल्ड ट्रंप के एक तेवर ने पूरी तस्वीर बदल दी है, जब ट्रंप कहते हैं कि पश्चिम एशिया से ना एक सैनिक हटेगा ना एक जहाज मुड़ेगा। तो इसका सीधा मतलब है कि 60,000 अमेरिकी सैनिक और बारूद से लदे युद्धपोत वही रहेंगे। क्या ये सीज फायर सिर्फ हथियारों को धार देने का एक बहाना है? फिर क्या ये शांति नहीं बल्कि एक दूसरे को रौंदने के लिए खुद को रिफ्रेश करने की बात है? तो आज बात होगी उस युद्ध नीति की जो शायद दुनिया को स्टोन एज में धकेलने की तैयारी। सीज फायर के बाद पश्चिम एशिया में सन्नाटा नहीं, धरती फाड़ बम धमाकों का शोर है। बारूद उगलती मिसाइलें हैं,
खंडहर दिखते खाड़ी मुल्क। आठ अप्रैल को ईरान, अमेरिका और इजराइल में सहमति बनी। दुनिया को लगा कि सीज फायर हो गया, अब मिसाइलें शांत हो जाएंगी, बारूद ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन वॉशिंगटन से आए एक मैसेज ने दुनिया के इस भ्रम को तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के बीच नई थ्योरी के साथ सामने आए। दो टूक कह दिया, अमेरिकी फौज पश्चिम एशिया से वापस नहीं लौट रही। 60,000 सैनिक, जंगी जहाज और आसमान में मंडराते शिकारी विमान सब वहीं तैनात रहेंगे। ये सारी बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी। Joint force achieved the military objectives as defined by the president. We welcome the ongoing ceasefire, and as the secretary said, we hope that Iran chooses a lasting peace. But as Secretary Hegseth said, let us be clear, a ceasefire is a pause, and the joint force remains ready if ordered or called upon to resume combat operations with the same speed and precision as we've demonstrated over the last 38 days. ट्रंप के इस बयान का सीधा और साफ मतलब है, पश्चिम एशिया के बिसात पर अमेरिका ने अपने मोहरे फिक्स कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सीज फायर महायुद्ध में एक रणनीतिक पॉज है? क्या यह शांति नहीं, सैनिकों को आराम देने की युद्ध नीति है? क्या यह सुलह नहीं, गोला बारूद के स्टॉक को भरने की मोहलत है? क्या सीज फायर पीछे हटना नहीं, बल्कि अगले हमले के लिए रीसेट होना है? जंग का एक उसूल है, जब जंग लंबी लड़नी हो तो दुश्मन को थकाने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि जब दोबारा वार हो तो वो इतना भीषण हो कि सामने वाला संभल भी न पाए। तो क्या सीज फायर के बीच बहुत भीषण हमले का प्लान लॉक एंड लोड हो चुका है? ईरान के जो लोग इस सीज फायर और बातचीत में शामिल थे, उनमें से कोई भी अमेरिकी ट्रंप सरकार पर यकीन नहीं करता और ईरान की जनता को भी ये बात समझनी होगी, ट्रंप पर किसी को भी भरोसा नहीं। इसलिए जब सीज फायर का ऐलान हो चुका है तो उस वक्त भी हमारी सशस्त्र सेना पूरी तरह से तैयार है और उनकी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। और अगर अमेरिका इस बार सीज फायर का उल्लंघन करेगी तो हम पहले की ही तरह जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। तो क्या वाकई ईरान और अमेरिका सीज फायर के बीच अपनी ताकत को रिग्रुप कर रहे हैं और ये सीज फायर हथियारों को धार लगाने का बस बहाना भर है? क्योंकि सीज फायर के बीच तेहरान की फिजाएं अमेरिका विरोधी नारों से गूंज रही हैं। लेबनान पर इजराइल की तरफ से अंधाधुंध बारूद मिसाइलों की शक्ल में बरस रहा है और ट्रंप के तल्ख तेवर सीज फायर से चंद रोज पहले के उस बयान की याद दिलाते हैं जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दी थी। I think it was a very, very strong threat from the President of the United States that led the Iranian regime to cave to their knees and ask for a ceasefire and agree to reopening the Strait of Hormuz. So it was a very strong threat that led to results. And as the Secretary of War stated at the Pentagon this morning, it was not an empty threat by any means. The Pentagon had a target list that they were ready to hit go on at 8 p.m. last night if the Iranian regime had not agreed to open the strait, which they did. And I think that's something we should all be grateful for. तो क्या सीज फायर के बाद अगली जंग स्टोन एज यानी पाषाण युग वाली तबाही लेकर आएगी? पाषाण युग वाली जंग का मतलब है दुश्मन के कम्युनिकेशन, बिजली और टेक्नोलॉजी को इस कदर तबाह कर देना कि मुल्क सदियों पीछे चला जाए। साइबर अटैक से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स तक तैयारी ऐसी कि बटन दबाते ही आधुनिक सभ्यता का स्विच ऑफ हो जाए। लेकिन अमेरिका की तैयारियों के बीच ईरान के इरादे भी कम बारूदी नहीं है, जिसके सिग्नल सीज फायर के बीच भी तेहरान से मिल रहे हैं। खासकर ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वे बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। हमारा हाथ ट्रिगर पर है और हमारे कान सर्वोच्च कमांडर के आदेश पर हैं। दुश्मन ने 2 दौर की बातचीत में दिखा दिया कि वो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन उसे जो झटके लगे उन्हें देखते हुए हमें उम्मीद है कि वह समझदारी से काम लेगा। युद्ध की इसी शांति वाली रणनीति के बीच अमेरिका के वो 60,000 सैनिक कहां तैनात हैं? अमेरिका के वो शिकारी विमान और युद्धपोत जो ईरान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, वो कहां हैं? अमेरिका का वो अभेद्य किला कैसा है? कुवैत में 13,500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। वही कुवैत जो अमेरिकी सेना का मेन लॉजिस्टिक हब है। कतर में 11,000 से ज्यादा सैनिक हैं। ये खाड़ी में अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है। बहरीन में यूएस के 9,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं।
यही अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट का घर है। यूएई में 5000 से ज्यादा जवान फाइटर जेट्स और ड्रोन हमले के लिए तैनात हैं। जॉर्डन में 3000 से ज्यादा सैनिक हैं, जिनकी सीरिया और इराक बॉर्डर पर पैनी नजर है। इराक में 2500 सैनिक एक्टिव हैं, जो ईरान समर्थित गुटों के खिलाफ अमेरिका का पावरफुल मोर्चा है। इजराइल में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। पहली बार यहाँ F-22 जैसे घातक विमान तैनात किए गए। समंदर में 15000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं, जो अलग अलग युद्धपोतों पर हैं। ये डिप्लॉयमेंट बता रहा है कि ईरान चारों तरफ से अमेरिकी बारूद से घिरा हुआ है। ये 60,000 सैनिक महज संख्या नहीं, बल्कि ईरान के चारों तरफ बुना गया चक्रव्यूह है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो केवल एक आदेश पर पूरे इलाके का भूगोल बदलने की ताकत रखता है। यानी कतर के अल उदैद बेस से लेकर बहरीन के समंदर तक हर जगह अमेरिका की ईगल आई तैनात है। अभी युद्ध सीजफायर मोड में यह खत्म नहीं है, सिर्फ इसकी परिभाषा बदली है। ट्रंप की यह नई नीति बता रही है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी गिरफ्त को छोड़ने वाला नहीं है और ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है, जिसका ट्रेलर खाड़ी के 4 मुल्कों को लेबनान पर हमले के बदले में दिखाया गया। सवाल फिर वही है, क्या सीजफायर की आड़ में असल में महाविनाश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? नेटो टूटने के जैसे सिग्नल मिल रहे हैं, उससे दुनिया हैरान है। लेकिन इस बीच पश्चिम एशिया की बिसात पर एक ऐसी चाल चली गई जिसने सबको चौंका दिया। एक तरफ आसमान से आग बरस रही है तो दूसरी तरफ कूटनीति की मेज पर वो हो रहा है जिसकी उम्मीद शायद पाकिस्तान जैसे बिचौलियों को बिल्कुल नहीं थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा धमाका करते हुए कहा कि लेबनान अब सीधे इजरायल से बात कर रहा है। बिना किसी तीसरे देश की दखलंदाजी के लेबनान ने इजरायल से सीधी बातचीत की अपील की है। नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द ये बात शुरू हो, लेकिन ये बातचीत सिर्फ हाथ मिलाने के लिए नहीं है। इसकी शर्तें सख्त हैं। हिजबुल्लाह का सफाया, तो क्या हिजबुल्लाह का वजूद खत्म होने वाला है क्योंकि इजरायल ने हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने की कसम खाई है। जिस तरह बंकर भेद कर हसन नसरल्लाह का अंत किया गया, ठीक उसी अंजाम की तैयारी अब शेख नईम कासिम के लिए कर ली गई है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि कासिम की उम्र अब दिनों में गिनी जा रही है। उधर चंद घंटे पहले लेबनान की धरती ने वो मंजर देखा जो रूह कपा देने वाला था। 100 बम एक के बाद एक, गिरती इमारतें और 200 से ज्यादा लाशें। लेकिन इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर लेबनान के आसमान से आग बरसी है। नईम कासिम के सबसे करीबी और उसके भतीजे को ढेर करने का दावा इजरायल कर रहा है। हिजबुल्लाह को यह बताया जा रहा है कि घेरा अब छोटा हो चुका है। हालात कैसे हैं और कितने भीषण हो चुके हैं, रणभूमि से ये रिपोर्ट। लेबनान पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और इस हमले से यह भी साफ हो गया है कि इजराइल इस सीज फायर को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने कहा है कि हम सीज फायर का समर्थन करते हैं, लेकिन लेबनान पर हमले जारी रखेंगे। एनडीटीवी के नजीर मसूदी उसी बिल्डिंग के पास पहुंचे जिस पर इजराइल ने भारी बमबारी करके ध्वस्त कर दिया था। यह आपको दिखाई दे रहा है, अभी भी यहाँ से धुआं निकल रहा है इस बमबारी का। ये है इस जगह की कहानी। थोड़ा मैं तस्वीरों को घुमाऊं और आपको दिखाऊं ये क्या तस्वीरें हैं। ये देख लीजिए आप, ये है तबाही का यहाँ मंजर। और ये आपको दिखाऊं सिर्फ इन बिल्डिंगों को, जो इसमें यहाँ से अपार्टमेंट, उनको जमीन बोझ किया है, बल्कि जो जमीन के नीचे जो यहाँ बेसमेंट है, इसकी हालत देखिए, उससे अभी भी वहां आग झुलस रही है और वर्कर्स, कोई वहां बचा हो जो कोई उम्मीद नहीं है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ जेसीबी काम कर रहे हैं। बेसमेंट है इस जगह की, इस अपार्टमेंट की। इजराइल के हमलों से बेरूत में भारी तबाही हुई है। इस इमारत के आसपास कुछ नहीं बचा। हमले वाली जगह से अभी भी धुआं उठ रहा है। ये हमला जब हुआ तो कई फाइटर जेट वहां मंडरा रहे थे। एक साथ यहाँ बॉम्बिंग की गई।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी हमला यहाँ हुआ। 1100 से ज्यादा लोग जख्मी अस्पतालों में पहुंचे और अंदाजा आप ये करें कि अस्पतालों में जब ये इतनी बड़ी तादाद में जख्मी पहुंचे तो क्या हालत हो सकती है। ये है यहाँ का मंजर। यहाँ लोग आम लोग रह रहे थे, लेकिन ये है आज इनके घरों की हालत। ये है लेबनान की हालत। लेबनान को किस मुसीबत में, किस तशद्दुद में धकेल दिया गया है, जो लेबनान के लोगों ने नहीं चुना, न इनकी सरकार ने चुना, लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग ने पूरे लेबनान को किस तरह से दहशत और हमलों में के जद में लाया जा रहा है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। कल जब ये हुआ तो कहा कि 200 जो सिविल डिफेंस ने बताया कि 254 लोग मारे गए, लेकिन बड़ी तादाद में लोग इन मलबे के नीचे, स्लैब जो टूटी थी उसके नीचे फंसे थे। अभी भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, रेस्क्यूअर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं कुछ निकले वहां से, लेकिन उम्मीद कुछ ज्यादा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कुछ निकले, अभी भी झुलस रहे हैं। ये चाहे लोहा हो, सीमेंट हो, ये स्लैब, ये है यहाँ। ये देखिए कितने लोगों के डर, कितने लोगों की अरमान, कितने लोगों के ख्वाब एक दम में बिखर गए, टूट गए। न जिंदगी रही, न जिंदगी को जीने का कोई जरिया रहा। चाहे गाड़ी हो, घर हो, सब कुछ खत्म, एक दम में खत्म। इसी तरह से लेबनान में हुए इजरायली हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। लेबनान में भारी तबाही देखने को मिल रही है। कुल मिला के इसका जो खमियाजा भुगत रहा है वो लेबनान भुगत रहा है। लेबनान के लोग भुगत रहे हैं। लड़ाई बड़ी है। ईरान अपने आप को डिफेंड कर सका, लेकिन लेबनान कैसे अपने आप को डिफेंड करेगा। हिजबुल्लाह की जंग एक तरफ है, लेकिन हिजबुल्लाह पूरे लेबनान को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ सरकार भी है, यहाँ कहीं एक गुट भी है। वो है सरकार और उसकी आर्मी जंग के साथ नहीं है, लेकिन जंग का खमियाजा जरूर भुगत रहे। आम लोग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जंग का, उस बमबारी का खमियाजा भुगत रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। सभी रेड लाइन क्रॉस किए गए हैं। जहां भी इजराइल को लगे बमबारी हो रही है। इजराइल जरूर इस पे हिजबुल्लाह पे ये कहा कि वो कर रहे हैं, बिल्कुल हिजबुल्लाह कर रहे हैं, और हर जगह वो जहां वो रॉकेट लगा रहे हैं नॉर्थ इजराइल पे, इजरायली फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं। लेकिन इसका कहां से मतलब है कि यहाँ इतनी गंजान आबादी वाले इलाकों में इतनी बमबारी हो और ये तबाही मचाई जाए। सीज फायर के बाद इजराइल का लेबनान पर हुआ ये हमला इतना बड़ा था कि महज 10 मिनट में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। रेस्क्यूअर्स यहाँ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी निकले, कहा जाता है कहीं लोग अभी ट्रैप हैं। ये देख लीजिए, अभी ये आग भी झुलस रही। ये देख लीजिए आग अभी है। ये बेसमेंट है इस पूरी बिल्डिंग की, और ये बिल्डिंग कोई छोटी, ये देख लीजिए, ये है यहाँ की हालत। और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी। ये देख, अपार्टमेंट्स इतनी कहीं मंजिलों वाली रिहायशी बिल्डिंग्स, उनको तबाह कर दिया गया है। हर तरफ तबाही के मंजर हैं। इसके अलावा बेरूत में बाकी जगहों पर भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल की लेबनान पर भारी बमबारी के 24 घंटे बाद भी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये देखा जाए क्या कोई सर्वाइवर जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है कहीं कोई सर्वाइवर हो। और इस मलबे के नीचे भी दिखा रहे हैं जेसीबी लगे हैं, कोई नहीं। और उसके ऊपर जो ये कहीं मंजिलों वाली बिल्डिंग है, उसमें रेस्क्यूअर्स घुसे हैं। अभी आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ, आपको मैं दिखाऊँ, थोड़ा जूम करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ है, पूरी जगह के अंदर से भी तलाश जारी है। और इसकी जो आपको बताऊँ, यहाँ आर्मी भी है, सिविल डिफेंस भी है। उनका ये काम है कि न सिर्फ ये देखें कि मलबा हटाया जाए सर्वे, और ये भी देखें कि कहीं क्या, अगर ये कहते हैं कि ये
हिजबुल्लाह पे जो इजराइल का दावा कि हिजबुल्लाह पे हमला था, तो क्या यहाँ कई हथियार मिले? जितनी जगहों पे हथियार यहाँ नहीं मिले, कोई आपको यहाँ हथियार नहीं मिले। अगर हथियार नहीं है तो हिजबुल्लाह का कैसे एक लेजिटिमेट टारगेट था इजराइल के लिए, लेकिन इजराइल कहता है कि हमने 100 से ज़्यादा जगहों पे पूरे जान के कि वहाँ हिजबुल्लाह थे और उन्हीं को निशाना बनाया। लेकिन यहाँ गंजान आबादी वाले इलाकों में बेगुनाह लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं, औरतें मरे हैं। बैरूत से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। जब दुनिया के नक्शे पर जंग की इबारत लिखी जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई इनसाइड स्टोरी जरूर होती है, बरसों तक फाइलों में जो दफन रहती। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुए इस युद्ध को लेकर आज एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने कूटनीति के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए तैयार किया। उन्हीं के कहने पर ट्रंप राजी हुए। खबर यह भी है कि हमले को लेकर ट्रंप की पूरी टीम तैयार थी। पूरी टीम तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ट्रंप नेतन्याहू के हमले वाले प्लान के साथ चले गए और ईरान पर हमला कर दिया। चालीस दिन तक बारूदी उत्पात से पश्चिम एशिया की जमीन कांपती रही। अनगिनत मिसाइलों का दौर चला, न जाने कितने लाख टन बारूद जल गया। समूची दुनिया इस युद्ध से कराह उठी। दुनिया को युद्ध से कराह देने वाले इस पूरे युद्ध का ब्लूप्रिंट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी टीम के दिमाग की उपज है। ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये नेतन्याहू ही थे जिन्होंने ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए तैयार किया। ये नेतन्याहू ही थे जिन्होंने ट्रंप को ईरान में सत्ता बदलने वाला प्लान दिया। ये नेतन्याहू ही थे जिन्होंने ट्रंप को अपनी पसंद का ईरानी शासक स्थापित करने की सलाह दी थी। वो सलाह है जो अमेरिका को अब भारी पड़ती दिख रही है। वो जंग से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। युद्ध विराम के बीच इजराइल की वजह से युद्ध विराम पर भी खतरे के बादल हैं। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले के इस ब्लूप्रिंट की शुरुआत 11 फरवरी 2026 की दोपहर को हुई थी, जब नेतन्याहू ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिचुएशन रूम में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर बातचीत शुरू हुई। उस दौरान वहां विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, जनरल डैन केन, CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मौजूद थे। जबकि इजराइल से वीडियो कॉल पर मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया और कई सैन्य नेता वीडियो कॉल के जरिए शामिल थे। करीब 1 से 1.5 घंटे तक चली ब्रीफिंग में बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की पुरजोर वकालत की। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा, ईरान में सत्ता परिवर्तन का सही समय आ चुका है। उन्होंने तर्क दिया कि इजराइल कुछ ही हफ्तों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को तबाह कर सकता है, जिससे वहां की सरकार कमजोर पड़ जाएगी और ईरान की ओर से जवाबी हमले की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जनता पहले से ही आयतुल्लाह के खिलाफ भड़की हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान पर हमले को 4 भागों में बांटा था। पहला, आयतुल्लाह की हत्या। दूसरा, सैन्य क्षमता को बर्बाद करना। तीसरा, जन विद्रोह को भड़काना। और चौथा, ईरान में सत्ता परिवर्तन। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने धर्मनिरपेक्ष क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को शासक बनाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ ही हफ्तों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करने की स्थिति में नहीं होगा। बताया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप काफी उत्साहित हो गए थे। यही एक वजह है कि उन्होंने जंग करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन कई लोग वहां पे मौजूद थे जो इसके हक में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना है कि इजराइल अक्सर अपने टारगेट को ओवरसेल करता है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू के स्ट्रेटजी प्लान के पहले हिस्से आयतुल्लाह की हत्या और दूसरे हिस्से ईरान की सैन्य क्षमता को तबाह करने पर तो ट्रंप की टीम राजी थी, लेकिन जन विद्रोह और सत्ता परिवर्तन के मसले पर तैयार नहीं थी। CIA से लेकर विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वेंस जन विद्रोह और सत्ता परिवर्तन के प्लान पर तैयार नहीं थे। वो इसे जंग में लंबे समय तक फंसने और तबाह करने वाला बता रहे थे।
11 फरवरी 2026 के बाद फैसला करने में देरी हो रही थी। हमले को लेकर एक राय बन नहीं पा रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे ट्रंप खुद ईरान पर हमले की मंजूरी से खुद को रोक नहीं पाए। खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक खबर आई जिसके मुताबिक ईरान में शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनेई एक जगह पर मीटिंग करने वाले हैं। उसकी पूरी जानकारी अमेरिका के पास थी। ऐसे में ट्रंप ने भी खामेनेई के खात्मे के लिए इस समय को सबसे सटीक माना। हुआ भी वैसा ही। खामेनेई अपने करीबियों और वरिष्ठ कमांडर्स के साथ तेहरान में मीटिंग करने के लिए बैठे और उसी दौरान अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने वहां पर हमला कर दिया, जिस हमले में खामेनेई और उनके तमाम लोग मरे। लेकिन इस खुफिया जानकारी की जल्दबाजी में ट्रंप की टीम युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने का फाइनल ब्लूप्रिंट शायद बना ही नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वो हो गया जिसकी आशंका जताई जा रही थी। युद्ध लंबा खिंचने लगा। 40 दिन बाद जाकर जंग युद्ध विराम के मोड़ पर पहुंची है और पहले से ज्यादा भड़कने की आशंका अभी भी धधक रही है। इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका जंग से बाहर निकलना तो चाहता है, लेकिन इजराइल जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर अड़ा है। अमेरिका द्वारा ईरान के साथ की गई संधि से अमेरिका के डोनाल्ड प्रेसिडेंट अब पलट रहे हैं। अब उस पलट के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि ये उनकी आदत में शुमार है। दूसरा कारण ये कि इजराइल ने ये कहा कि सीज फायर की कंडीशंस के अंदर लेबनान इंक्लूड नहीं था, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा कारण ये कि उन संधियों में एक शर्त ऐसी भी है कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट की सभी कंट्रीज से हटाएगा। क्या ये अमेरिकन पीपल को एक्सेप्टेबल होगा? लिहाजा इन कारणों की वजह से कुछ ना कुछ रीजन देके डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी की हुई संधि के ऊपर इफ एंड बट कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब युद्ध विराम पर ही पूर्ण विराम लगने की आशंका चढ़ती जा रही है। युद्ध को करीब से समझने वाले जानकार भी मानते हैं कि नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा में ट्रंप और अमेरिका फंस गए हैं, जिससे निकलना अब आसान नहीं हो पा रहा है। कहते भी हैं युद्ध में उतरने से पहले जीत का नक्शा नहीं बल्कि बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि दलदल में उतरना बहादुरी हो सकती है, पर वहां फंसे रहना मूर्खता होती है। युद्धों का इतिहास भी कहता है हमला आसान होता है, लेकिन कब्जा बनाए रखना। महाविनाश के स्क्रिप्ट ना लिखी जाए, दुनिया इसी की कामना करेगी और हम भी। अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां अब गुंडा टैक्स जैसी वसूली शुरू हो गई है। लेकिन ये वसूली कैश में नहीं बल्कि क्रिप्टो में हो रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर बैरल तेल पर $1 का क्रिप्टो टोल लगाने का मन बना लिया है। लेकिन ये टोल कितना बैठेगा? छोटे टैंकर से लेकर VLCC तक कितने बैरल तेल ले जाते हैं? ये लाखों बैरल पहुंचता है। जब आप इसे जहाजों की क्षमता और संख्या से जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा अरबों खरबों में पहुंचता है। अगर हिसाब लगाएं तो एक दिन में एक जहाज से कई करोड़ तक टोल लग सकता है। ऐसे करीब 200 जहाज रोज हॉर्मुज पार करते हैं। इसीलिए ट्रंप बेचैन है और वो नाटो को आखिरी मौका देना चाहते हैं ताकि हॉर्मुज के लिए अब नाटो अपने युद्धपोत भेजे। इसी बीच अमेरिका में नाटो चीफ और अमेरिकी विदेश मंत्री की मीटिंग भी हुई। आखिर क्या है इस क्रिप्टो टैक्स का पूरा गणित और वॉशिंगटन में हुई नाटो चीफ के साथ मीटिंग में क्या निकला, देखिए रिपोर्ट। हॉर्मुज में प्रोटेक्शन मनी वसूलेगा ईरान। महायुद्ध के बीच ईरान के मालामाल बनने का प्लान। क्या दुनिया के सैंक्शन ईरान पर बेअसर होंगे? सीज फायर का मतलब होता है युद्ध के बीच शांति का दौर। ऐसा दौर जिसमें जंग लड़ रहे दो मुल्कों को सांस लेने का मौका मिले। लेकिन ईरान ने लेबनान के नाम पर एक बार फिर सीज फायर को खटाई में डालने की धमकी दी और कह दिया
जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे, दुनिया की एनर्जी सप्लाई वाली गर्दन की नस दबी रहेगी, यानी होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक रहेगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि होर्मुज को बंद रखने की एक और वजह है, जो ईरान का खाली होता खजाना भर सकती है, उससे हर हफ्ते हर दिन मालामाल बना सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है ईरान सुरक्षा के नाम पर होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने की तैयारी में है। ईरान इन जहाजों से $1 प्रति बैरल के हिसाब से सिक्योरिटी टैक्स या सेस वसूल कर सकता है। रिपोर्ट में दावा है कि जहाजों को स्ट्रेट से गुजरने के लिए डॉलर नहीं बल्कि क्रिप्टो में पेमेंट करनी होगी। हालांकि कुछ दिन पहले ईरानी मीडिया की तरफ से यह खुलकर कहा गया था ईरान को टोल वसूलना चाहिए, और यही आशंका अमेरिका ने भी जताई। लेकिन ईरान कहता है होर्मुज खुला हुआ है। I can tell you that until now, the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there because of the limitations in this strait, and this strait is a very narrow strait. ईरान का कहना है कि होर्मुज खुला है, लेकिन टेक्निकल पाबंदी इसलिए है क्योंकि ईरान की सुरक्षा का सवाल है। इसी इंटरव्यू में ईरान के उप विदेश मंत्री कहते हैं कि अगर जहाजों को गुजरना है तो उन्हें जरूरी इंतजामात कर लेने चाहिए। ईरान को बताएं, उनसे बात करें, उनकी बात माने, मतलब शायद यही हो। We have to be very careful for the safety and security of tankers and vessels. Those technical restrictions are very much connected to the wartime condition, and it takes time to be removed. So safe passage is secure. Strait of Hormuz is open, but of course each tankers and each vessel should make necessary arrangements with the Iranian authorities to be able to securely pass the strait. Who is the Strait of Hormuz open to if you say it is now open? To everyone. So anybody who communicates with the Iranian authority has got permission from the state. हालांकि रूसी सरकारी एजेंसी का दावा है कि होर्मुज को लेकर ईरान ने सिर्फ 15 जहाजों को निकलने की इजाजत दी है। अब ये जहाज कैसे होंगे, क्या इनसे सिक्योरिटी टैक्स वसूला जाएगा, ये क्लियर नहीं है। लेकिन आकलन अभी से लगने लगा है कि अगला टोल वसूला गया तो ईरान का खजाना कैसा दिखेगा। एक छोटा जहाज 5 लाख से लेकर 8 लाख बैरल तेल ले जा सकता है। ऐसे में अगर ईरान हर बैरल पर $1 वसूलेगा तो ये रकम भारतीय करेंसी में 4 से 6.5 करोड़ के बीच होगी। इसी तरह बड़ा जहाज यानी जिसे सुएज मैक्स कहा जाता है, अगर वो यहाँ से टोल देकर गुजरता है तो फिर उसे 8 करोड़ से 12.5 करोड़ टैक्स देना पड़ सकता है। और अगर बहुत बड़ा क्रूड कंटेनर यानी विशालकाय जहाज तेल गैस लेकर निकलता है तो उसे टैक्स के तौर पर 16 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ सकता है।